नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बुटानी, संसदीय राजभाषा समिति, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की निरीक्षण प्रश्नावली इंस्पेक्शन क्वेश्चनियर के भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, इस भाग में हम पृष्ठ संख्या 21 से प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 21, पेज नंबर 21, पॉइंट नंबर 15, कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित या साइक्लोस्टाइल फॉर्म की संख्या, नंबर ऑफ प्रिंटेड साइक्लोस्टाइल फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बीइंग यूज्ड बाय द ऑफिस। तो मित्रों, इस संबंध में आप जानते हैं कि जो साइक्लोस्टाइल पहले हुआ करते थे फॉर्म, आजकल फोटोकॉपी होते हैं। जब फोटोकॉपी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी तो बहुत से जो टाइपराइटर पर हम लोग स्टेंसिल काटा करते थे, और स्टेंसिल को काटने के बाद एक साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी, उसके ऊपर उसको लगाया जाता था। और जैसे कहें कि जूस निकालने वाली जो मशीन होती है वो इस तरीके से घुमाता है और जूस निकालता है, उस तरीके से वो साइक्लोस्टाइल मशीन हुआ करती थी। और स्टेंसिल काट के उसको लगा दिया जाता था, उस पर इंक लगाई जाती थी और उसको घुमाया जाता था। तो हमारे पास जो है उसके सेम जो है निकल करके आते थे प्रिंट। तो उस समय ये इस्तेमाल होता था। उस समय क्योंकि फोटोकॉपी का इतना प्रचलन नहीं था, तो आज के समय में क्योंकि फोटोकॉपी है तो इसलिए मुद्रित या फोटोकॉपी किए गए फॉर्म की संख्या के संदर्भ में ये बात हम कह सकते हैं। तो इसमें कुल संख्या ऐसे कितने हैं, केवल हिंदी में कितने हैं, केवल अंग्रेजी में कितने हैं, द्विभाषी कितने हैं, तो ये हमें बताना है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जो भी राजभाषा नियम 11 के अंतर्गत जो भी कुछ इस तरह के फॉर्म होने चाहिए वो द्विभाषी रूप में होने चाहिए, मुद्रित होने चाहिए। जो भी कोई मुद्रण सामग्री है वो द्विभाषी रूप में प्रकाशित होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी कुछ ऐसे आपके फॉर्म हैं उनकी कितनी संख्या है, केवल हिंदी में कितने हैं, केवल अंग्रेजी में कितने हैं और द्विभाषी रूप में कितने हैं। आदर्श स्थिति यह है कि आपके सभी जो ऐसे फॉर्म हैं वो द्विभाषी रूप में प्रकाशित हों, मुद्रित हों। और अगला है पॉइंट नंबर 16, भर्ती पदोन्नति परीक्षाएं, रिक्रूटमेंट प्रमोशन एग्जामिनेशंस। तो इसमें जो पहला बिंदु है, भर्ती पदोन्नति आदि के लिए लिखित परीक्षाएं। हाउ मेनी रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रमोशन एक्सेट्रा, यानी जो भर्ती करते हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है और जो प्रमोशन वगैरह होती हैं उसके लिए जो रिटन एग्जाम होते हैं उसके बारे में ये जानकारी मांगी गई है कि पिछले एक वर्ष में कितनी लिखित परीक्षाएं ली गई। हाउ मेनी रिटन एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, यानी आपके कार्यालय में पिछले एक वर्ष में कितनी लिखित परीक्षाएं आयोजित की गई, भले ही वो सीधी भर्ती के लिए हो या पदोन्नति के लिए हो, उसका आपको बताना है। कितनी परीक्षाओं, अगला बिंदु है, कितनी परीक्षाओं में हिंदी का प्रश्न पत्र अनिवार्य था। इन हाउ मेनी एग्जामिनेशंस द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी वाज कंपल्सरी, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। कितनी परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी था। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन विच ओनली इंग्लिश वाज द मीडियम। अब आपको इसकी जानकारी देनी है कि जो जितनी परीक्षाएं हुई थी उसमें से केवल अंग्रेजी माध्यम कितनों में था। नंबर 4, कितनी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के प्रयोग का विकल्प भी दिया गया। अब विकल्प के साथ डबल स्टार है, तो यहाँ पर जो संदर्भ दिया गया है वो 16 फरवरी 1988 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन विच ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ हिंदी मीडियम वाज आल्सो गिवन, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदी माध्यम का भी विकल्प दिया जाए। तो उसमें से इसलिए पूछा गया कि इन जो परीक्षाएं हुई ऊपर उसमें से हिंदी माध्यम के प्रयोग का विकल्प भी दिया गया था। तो अगला है, क्या परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प की सूचना शुरू में ही विज्ञापन अथवा परिपत्र में दी गई थी। वेदर एन इंटीमेशन वाज गिवन इन द बिगिनिंग इन एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर हिंदी मीडियम, यानी
हमने जब रिक्रूटमेंट के लिए जब नोटिस निकाला, सूचना निकाली, तो उसमें क्या हमने ये लिखा था कि हिंदी माध्यम से भी परीक्षाएं दी जा सकती हैं, या जो हम सर्कुलर इशू करते हैं वैकेंसी के लिए उसमें ये दिया गया था, हाँ या नहीं, ये हमें बताना है। तो अगला पृष्ठ है 22, पृष्ठ संख्या 22, नंबर 6, जो 16 के अंतर्गत नंबर 6 है। नंबर 6 में भी कहा उम्मीदवारों की संख्या अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से और कुल, यानी जैसे आप कहा कि विज्ञापन में ये दिया गया था कि हिंदी माध्यम से आप परीक्षा देना चाहेंगे कि अंग्रेजी माध्यम से देना चाहेंगे, और अगर दिया था तो फिर उसमें सबने अपना माध्यम भी ऑप्ट किया होगा, और उसमें से अंग्रेजी माध्यम से कितने उम्मीदवार थे और हिंदी माध्यम से कितने थे, और उनका टोटल हम दे देंगे। और अंतिम रूप से सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या, यानी जो अंग्रेजी माध्यम से जो सफल हुए उनके कैंडिडेट्स की संख्या, और जो हिंदी माध्यम से सफल हुए उनकी संख्या, और फिर कुल आ जाएगा। तो इसके माध्यम से ये भी जानने की चेष्टा है कि किस माध्यम से कितने जो उम्मीदवार हैं वो सफल हुए। और अगला है ख, भर्ती पदोन्नति के लिए आयोजित किए गए साक्षात्कार, इंटरव्यूज हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट प्रमोशन। ठीक है, तो यानी भर्ती पदोन्नति के लिए अगर कोई साक्षात वगैरह किए गए हैं तो उनकी संख्या हमें बतानी है। पिछले एक वर्ष के दौरान साक्षात्कार जो लिए गए उसके बारे में अब जो जानकारी मांगी जा रही है वो ये है कि पिछले एक वर्ष के दौरान लिए गए साक्षात्कारों की संख्या, इंटरव्यू जो है, नंबर ऑफ इंटरव्यूज हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में कितने साक्षात्कार हुए उसके बारे में आपको बताना है, टोटल नंबर। और फिर उसमें कह रहे हैं कि क्या इन साक्षात्कारों में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी गई, whether there was option for the candidates to reply in Hindi in these interviews, yes or no। आपको हाँ या ना में इसका जवाब देना है कि आपने ये छूट दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगला, यदि हाँ तो क्या इस आशय का उल्लेख उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भेजे गए पत्रों में दिया गया था। If so, whether a mention to this effect was made in the interview letter sent to the candidates। वो कह रहे हैं कि यदि हिंदी में उत्तर देने की छूट दी गई थी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में, तो जो उनको साक्षात्कार पत्र भेजे गए थे, इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर भेजा गया था, उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया था कि आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में उसका जवाब हमें देना है। और तीसरा, यदि उम्मीदवारों को साक्षात्कार में हिंदी में उत्तर देने की छूट नहीं दी गई तो इसका क्या कारण था। इफ द ऑप्शन टू रिप्लाई इन हिंदी इन द इंटरव्यू वाज नॉट गिवन टू द कैंडिडेट्स, व्हाट वाज द रीजन देयरऑफ। तो यदि हमने उनको हिंदी में, साक्षात्कार में हिंदी में जवाब देने का विकल्प नहीं दिया था तो इसका क्या कारण है, वो कारण हमें स्पष्ट करना होगा। तो पॉइंट नंबर 17, सेवा अभिलेखों, सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां, एंट्रीज इन सर्विस रिकॉर्ड्स, सर्विस बुक्स। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जो भी भारत सरकार में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सभी के जो सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं, सर्विस बुक्स होती हैं, उसमें समय समय पर जो है प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं, एंट्रीज होती हैं, चाहे वो किसी की पदोन्नति से संबंधित हो, स्थानांतरण से संबंधित हो, प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने से संबंधित हो, और भी अलग तरह की जो प्रविष्टियां होती हैं बहुत सारी, उसके जो एंट्रीज हैं उसके बारे में पूछा गया है। उन्होंने कहा कि कुल संख्या कितनी है ऐसी सेवा अभिलेखों या सेवा पुस्तिकाओं की, जो सर्विस बुक है उसकी टोटल नंबर ऑफ सर्विस बुक कितनी है आपकी, और उनकी संख्या जिनके नंबर तथा शीर्ष नाम द्विभाषी हैं, नंबर ऑफ दोज विच बियर देयर हेडिंग्स एंड सब्जेक्ट्स इन बाइलिंगुअल फॉर्म। यानी पहले हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ सर्विस बुक हमारी कितनी है, और उनमें जो हेडिंग्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो बाइलिंगुअल जो हैं वो कितने में हैं, और उनकी संख्या जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जाती हैं। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ सर्विस बुक बता दिया, उसमें से कितनों में से प्रविष्टियां हिंदी में दर्ज की जाती हैं, यानी जो एंट्रीज हैं कितने में दर्ज की जाती हैं हिंदी में, नंबर ऑफ दोज इन विच एंट्रीज आर मेड इन हिंदी, तो उसकी संख्या हमें यहाँ बताना है।
अगला है, यदि सभी में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जाती हैं तो कब तक की जाएंगी? इफ एंट्रीज आर नॉट मेड इन ऑल ऑफ देम इन हिंदी, बाय व्हाट टाइम इट विल बी मेड? जैसा कि अपेक्षा की जाती है कि सेवा पंजिकाओं में, सर्विस बुक वगैरह में जो है प्रविष्टियां हिंदी में दर्ज की जानी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ऐसा कब तक किया जाएगा? तो वहां पर आपको एक निश्चित समय अवधि बतानी होगी कि आप कब तक ये प्रविष्टियां हिंदी में दर्ज करने लगेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 23 पर। इसमें जो पहला है खा, जो 17 का खा था, क्या उक्त संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की मद संख्या 8 के अनुसार जांच बिंदु बनाए गए हैं? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें। इस संबंध में सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है? Whether checkpoints have been set up as per item number 8 of the orders, जिसे कि स्टार किया गया है और रेफरेंस दिया गया है राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 अप्रैल 1992 का। तो वेदर चेक पॉइंट्स हैव बीन सेट अप एज पर आइटम नंबर 8 ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज विद रिगार्ड टू द अबव, if so give the details thereof, what action has been taken at checkpoint level to ensure the compliance of the government orders in this connection। तो मित्रों, जांच बिंदुओं के संबंध में मैं पिछले ऑडियोज में आपको स्पष्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं कि जांच बिंदु जो है वो बनाए जाने चाहिए और उस पर समय समय पर जो है वो कार्रवाई भी की जानी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, उसे रिव्यू किया जाना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोहराने क्या यहाँ आवश्यकता नहीं है। फिर आगे पूछते हैं कि क्या जांच बिंदु यदि जांच बिंदु नहीं बनाए गए तो इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कि जांच बिंदु बनाए जाने चाहिए, और जो हम प्रतिवर्ष एक जांच बिंदु जारी करते हैं जिसे हम चेक पॉइंट्स कहते हैं, उसमें सभी इन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए और उनके अनुपालन की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। और वे तिमाही बैठकों में भी इसकी समीक्षा हो सकती है, मासिक बैठकों में भी हो सकती है, विशेष प्रयोजनों के लिए आयोजित करके बैठकों में भी इसकी समीक्षा की जा सकती है। जैसे भी जो प्रशासनिक प्रधान है जैसा वे चाहें तो उसका वे व्यवस्था कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने राजभाषा नियम जो 12 है वो हमारा बताता है कि जो प्रशासनिक प्रधान है वही हमारे जो है राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं। अगला है बिंदु नंबर 18, पॉइंट नंबर 18, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है? यदि हाँ तो कब से? Whether the official language implementation committee is constituted as per the guidelines issued by the Department of Official Language, if yes, since when? तो मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है, और इसमें यह पूछा गया है कि जो राजभाषा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको कि डबल स्टार मार्क करके कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 जुलाई 1992 का संदर्भ दिया गया है, क्या उसके अनुसार राजभाषा समिति का गठन किया गया है? और यदि हाँ तो कब से किया गया, यानी कब से उस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? और यदि कमेटी का गठन नहीं किया गया, इफ नॉट गिव द रीजन देयर ऑफ। और यदि समिति का गठन नहीं किया गया और समिति का गठन किया गया लेकिन राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया, तो इसका क्या कारण है वे हमें यहाँ बताना होगा। 18 का 18(3), यदि हाँ तो पिछले एक वर्ष के दौरान नियमित रूप से 3 महीनों के अंतराल पर हुई बैठकों का विवरण। और यदि समिति का गठन हुआ है तो इसकी बैठकों के संबंध में जानकारी मांगी गई। यदि हाँ तो 1 वर्ष के दौरान नियमित रूप से 3 महीने के अंतराल पर होने वाली बैठकों का विवरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है उसकी तिमाही बैठकें होती हैं, और पिछले 1 वर्ष में जब भी हमारा जो निरीक्षण हो रहा है उससे पिछले 1 वर्ष की जो बैठकें हैं उसकी हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे, तारीख, अध्यक्षता किसने की, नाम और पदनाम। ठीक है, तो इसके बारे में हम तारीख बताएंगे और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी और उनका नाम और पदनाम बताएंगे। तो इस तरीके से उसमें जानकारी दी जाएगी। अगला है
18 का 4 पॉइंट, क्या उपर्युक्त बैठकों में हिंदी से जुड़े किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है? मित्रों, जैसा ऊपर एक उल्लेख आया था ना कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समिति का गठन किया गया या नहीं किया गया है, तो उसमें इस चीज का प्रावधान है कि जो हिंदी से जुड़े हुए किसी विशिष्ट व्यक्ति और राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए राजभाषा समिति में। जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है उसमें इन दोनों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि क्या उनको आमंत्रित किया जाता है। यदि हमने राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रतिनिधि और विशिष्ट व्यक्ति को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया होता तो हमें उन्हें निश्चित रूप से बुलाते और हम यहाँ पर कहते हैं कि जी हाँ, आमंत्रित किया जाता है। और यदि हमने ऐसा नहीं किया है, उस समय हमने कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन किया उसमें हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम बुलाते रहे, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जी हाँ, और जैसी भी स्थिति हो, वस्तु स्थिति जो फैक्चुअल पोजीशन हो आप यहाँ पर देंगे। अगला है 18.5, क्या राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के आगामी प्रयोग के संबंध में जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो कब? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं इसका अंग्रेजी भी बता देता हूं पहले। हैज योर ऑफिस रिसीव्ड द एनुअल प्रोग्राम रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? इफ सो व्हेन? तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष हर साल जो है वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें हिंदी में कार्य करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और इसमें है कि आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ, तो यदि हाँ तो कब? तो मित्रों, पिछले कुछ समय से वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है और प्रत्येक कार्यालय का यह दायित्व बनता है कि वे राजभाषा विभाग की जो वेबसाइट है उस पर नियमित रूप से जाएं और जब भी वार्षिक जो भी कोई दिशा निर्देश वहां से जारी होते हैं उसका पालन करें, और वार्षिक कार्यक्रम जब आता है तो उसको हम डाउनलोड करके और उस पर आगे की कार्रवाई करें। तो यहाँ पर पूछा गया कि आपको प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो कब? तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और यदि आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जी हाँ, हमने जो राजभाषा विभाग की मुख्य जो वेबसाइट है वहाँ से ये डाउनलोड हमने इस तारीख को किया, तो उस तारीख को हम मेंशन कर देंगे। फिर अगला है, क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा इस वर्ष के कार्यक्रम पर चर्चा की गई? यदि हाँ तो कब? इस संबंध में लिए गए निर्णयों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें। कृपया अलग से कागज पर लिखकर संलग्न करें। इसको अंग्रेजी में देखें। हैज द एनुअल प्रोग्राम फॉर द करंट ईयर हैज बीन डिस्कस्ड बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? इफ सो व्हाट? इफ सो व्हेन? Give details of the decision taken and action taken thereon in this regard. Please attach a separate sheet. तो मित्रों, प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी पहली जो अप्रैल में कहूँ कि अप्रैल में ही वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया जाता है, पहली तिमाही में ही। तो इसमें जो है वार्षिक कार्यक्रम जो जारी हो जाता है तो उस पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में ही, वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में ही उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। और उसमें कहा गया कि चर्चा की गई, यदि हाँ तो कब? उस तारीख बतानी होगी हमें कि जिस बैठक में हमने वो चर्चा की है, और इस संबंध में लिए गए निर्णय और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण दें। और जब हमने ये चर्चा की और उसमें कुछ निर्णय लिए गए होंगे, उस निर्णयों के बारे में और उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई उसके बारे में हमें बताना है। और ये जो विवरण है क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है और यहाँ पर स्थान अभाव रहता है, तो इसके लिए आपको अलग से शीट लगानी होगी और यहाँ पर उल्लेख करना होगा कि इससे संबंधित विवरण अनुलग्नक जो भी संख्या होगी आप उसमें प्रस्तुत है। अगला है 18 पॉइंट का सब पॉइंट 7, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्य कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं? कृपया अलग से कागज पर लिखकर संलग्न करें। What is the percentage of work done in Hindi by chairman and members of the official language implementation committee? Please attach a separate sheet. तो मित्रों, यहाँ पर यह जानने की कोशिश की गई है कि जो
कार्यालय में राजभाषा हिंदी के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करने वाली जो समिति है, उस समिति के स्वयं अध्यक्ष और उसके सदस्यगण कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अलग शीट में ये बताना होगा जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्यगण हैं वो लगभग कितना प्रतिशत कार्य अपना जो है हिंदी में करते हैं, वो हमें उस पर लगाना होता है और अनुलग्न के तौर पर संलग्न करना होता है। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 24, पेज नंबर 24, पॉइंट नंबर 19। नगर राजभाषा कार्य समिति, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। नगर राजभाषा कार्य समिति जो है किसी शहर में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की एक समिति होती है और जो कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करती है। और इस समिति की एक वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, जिसमें एक जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं जो कार्यालय केंद्र सरकार के एक शहर में हैं और उन कार्यालयों के जो कहें कि सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और सभी जो अन्य कार्यालय होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और इस तरीके से जो है नगर राजभाषा कार्य समिति शहर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करती है अपनी बैठकों के माध्यम से। तो यहाँ पर पूछा गया कि नगर राजभाषा कार्य समिति के बारे में सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्य समिति का गठन हुआ है? वेदर टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन योर टाउन। हाँ या नहीं में आपने जवाब देना है। यदि हाँ तो क्या आपका कार्यालय उसका सदस्य है? इफ सो वेदर योर ऑफिस इज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तो प्रत्येक कार्यालय को नगर राजभाषा कार्य समिति का सदस्य होना चाहिए। ये हमारा स्वयं का दायित्व है कि हम नराकास, जिसे हम शॉर्ट नराकास टॉलिक कहते हैं, उसका सदस्य हमें होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व हमारा स्वयं का है। जो भी समिति गठित की गई है उसके जो अध्यक्ष हैं हम उनको अप्रोच करें और हम उसकी सदस्यता लें। अगला है, वर्ष में संपन्न होने वाली नगर राजभाषा कार्य समिति की बैठकों में क्या आपके कार्यालय प्रमुख ने भाग लिया था? Did the head of your office attend the meeting of the town official language implementation committee held during the year? वो कह रहे हैं कि जो साल में 2 मीटिंगें होती हैं नगर राजभाषा कार्य समिति की, उस बैठकों में आपके कार्यालय प्रमुख ने भाग लिया था। क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कार्यालय के जो प्रमुख हैं वो बैठकों में भाग लें और उनके साथ एक राजभाषा अधिकारी हो सकते हैं साथ में, तो वो स्वयं बैठकों में भाग लें, क्योंकि ये एक वरिष्ठ स्तर की एक समिति होती है ताकि जो भी उसमें कोई निर्णय लिया जाए वो प्रभावी रूप से लागू हो और एक सामूहिक निर्णय उच्च स्तर पर हो सके और बैठक की गंभीरता भी बनी रहे और उसके एक जो कहें कि सर्वोच्चता भी बनी रहे। अगला, यदि हाँ तो बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम व पदनाम। वो कहते हैं कि if so please give the name and designation of the officers who had participated in the meeting। कहते हैं कि अगर कार्यालय प्रमुख ने भाग लिया है, हाँ अगर लिया है तो उनका नाम और उनका पदनाम आप बताइए। अगला है, क्या आपको नगर राजभाषा कार्य समिति की बैठक का कार्यवेद प्राप्त हुआ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, विवरण अलग से दें। Whether you have received the minutes of the meeting of the town official language implementation committee, in short TOLIC, if so what action has been taken thereon, please give details separately। तो मित्रों, जब भी नगर राजभाषा कार्य समिति की बैठक होती है तो उसका एक कार्यवेद जारी होता है और वो सभी सदस्य कार्यालयों को प्राप्त होता है। तो उसमें पूछा गया कि क्या प्राप्त हुआ, और यदि हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि हमें भी जो निर्णय लिए जाते हैं नराकास की बैठकों में, टॉली की बैठकों में, उसको जो है उस पर अनुवर्ती कार्रवाई जो है हमें भेजनी होती है और तो उसका विवरण जो हम भेजते हैं उसको हम यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। अब पेज नंबर 25, पॉइंट नंबर 20, 20 का
पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित विभागीय बैठकें, सम्मेलन, संगोष्ठियां आदि, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। लेकिन इसमें राजभाषा कार्य समिति की बैठकें शामिल नहीं होंगी, एक्सक्लूडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो जो हमारी समिति, हिंदी की समिति होती है, उसकी बैठकों को छोड़कर अन्य बैठकों के बारे में पूछा गया है। उसमें कहा गया कि पूछा गया बैठकों की कार्यसूची, बैठकों के कार्यवृत्त, एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, टोटल कितने जारी किए गए, जो है कार्यसूची कितनी जारी की गई, कार्यवृत्त कितने जारी किए गए, issued in Hindi, issued in English, issued in bilingual form, हिंदी में कितने जारी किए गए, अंग्रेजी में जारी कितने किए गए, द्विभाषी रूप में कितने जारी किए गए। यानी जो ये बैठकें होती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, उसके लिए जो ये बैठकों की जो कार्यसूची है वो कितनी की गई, उनके कार्यवृत्त कितने किए गए, हिंदी अंग्रेजी में कितने किए गए, द्विभाषी रूप में कितने किए गए, इसके आंकड़े जो भी आपके हैं तथ्यपरक, वो आप इसमें शामिल करेंगे। अगला है, क्या बैठकें, सम्मेलन, संगोष्ठियां आदि आयोजित किए जाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। Whether the guidelines issued by the Department of Official Language in respect of convening the meetings, conferences, seminars, etc. are being complied with। तो यहाँ पर इन बैठकों के आयोजित किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि स्टार किया गया है और संदर्भ दिया गया है राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 मई 1993 का, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है। और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। तो ये स्थिति हमें कारण उसका बताना होगा। अगला है, उन बैठकों, सम्मेलनों की संख्या जिनकी कार्यसूची में हिंदी का प्रगामी प्रयोग संबंधी विषय शामिल किया गया और जिनमें उस पर चर्चा की गई। नंबर ऑफ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस इन विच द आइटम पर्टेनिंग टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी वाज इंक्लूडेड इन द एजेंडा एंड डिस्कस्ड। तो मित्रों, राजभाषा कार्य समिति की बैठकों में तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति पर चर्चा होती ही है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि इसके अलावा जो अन्य बैठकें भी होती हैं, सम्मेलन भी होते हैं और उनकी जो कार्यसूची बनती है, जो एजेंडा बनता है, तो क्या उसमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के संबंधी विषय को भी शामिल किया गया क्या कार्यसूची में, और क्या उन पर चर्चा की गई। तो ऐसी जो कोई बैठकें हैं जिसमें इस तरह के एजेंडा में शामिल किया गया, चर्चा की गई हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा, तो उसके बारे में आप बताइए। तो उसकी संख्या हम यहाँ पर बताएंगे। अगला है पॉइंट नंबर 21, हिंदी में टिप्पण और आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय, स्टेप्स टेकन टू एनकरेज नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इन हिंदी। तो इसमें जो संदर्भ दिया गया है कार्यालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 अप्रैल 1992 का, जिसमें कि हिंदी में टिप्पण लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजना का उल्लेख है। तो इसमें ये जानकारी मांगी गई है 21 का में पिछले एक वर्ष में कितनी हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। हाउ मेनी हिंदी वर्कशॉप्स वर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। अब कभी कभी सवाल ये उठता है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है कि हर 3 महीने में हिंदी कार्यशाला होनी चाहिए। तो ऐसा कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो मैं ये इस बारे में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तिमाही रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि हिंदी कार्यशाला कब आयोजित की गई, हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने की तारीख। तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम प्रत्येक 3 माह में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करें और जो भी जो राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जहाँ कहीं जो मैं कहूँ कि बिंदु हैं या कुछ
मुद्दे हैं उन पर हम लोग जो है कार्यशाला कर सकते हैं। जो सामान्य तौर पर नोटिंग ड्राफ्टिंग हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है, तो उसके बारे में है, शब्दावली के बारे में है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में है। तो अलग अलग विषयों पर जो है हिंदी कार्यशाला आयोजित की जा सकती हैं, या जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को हम हिंदी में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कार्यशालाओं के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास हम करते हैं। तो पिछले एक वर्ष में कितनी हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई? हाउ मेनी हिंदी वर्कशॉप्स वर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर? तो उसकी संख्या हमें बतानी है। फिर अगला पूछा गया कि इन कार्यशालाओं में कितने अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया? हाउ मेनी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज वर ट्रेन्ड इन दोज वर्कशॉप्स? तो उनमें से कितने अधिकारी थे, कितने कर्मचारी थे, क्योंकि जब भी कोई हम कार्यशाला करते हैं तो उसकी हम एक उपस्थिति दर्ज करते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो उसके अनुसार जो है हम कितने अधिकारियों ने उसमें भाग लिया था, कितने कर्मचारियों ने लिखा था, तो उसकी संख्या का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो साथियों, ये हमने पृष्ठ संख्या 25 तक चर्चा की और आशा है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और अगले भाग में हम जो है पृष्ठ संख्या 26 से आगे जारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।